सुशासन के दावे करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में पटना से एक हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि लगातार हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। पहले लॉकडाउन का विरोध करने वालों ने उनके बेटे की हत्या की, फिर संवेदनहीनता की सभी हदें तोड़कर उनके बेटे की शव यात्रा में पत्थरबाजी की गई। परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने अपने घर पर बिकाऊ है का बोर्ड भी लगा दिया। परिवार का आरोप है कि उन्हें लगातार डराया जा रहा है। सवाल यह है कि पटना से पलायन को मजबूर क्यों है ये हिंदू परिवार। दूसरा, हिंदू हत्या पर सेकुलर गैंग की साजिश वाला मौन व्रत क्यों धारण किया गया है। इस वक्त नरेंद्र तनेजा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जो हैं वो हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। दानिश रिजवान जो हैं राजनीतिक विश्लेषक डीजीपी, और अजय कुमार जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अजय वर्मा भी मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रजेश का मैं रुख कर लेता हूं। ब्रजेश हमारे साथ पटना से मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार, जैसा हमने आपको कहा कि सुबह भी इस खबर को दिखाया, उसके बाद इस खबर को लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट का रुख करते हैं, फिर वापस आते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन, ले ली जान। जी हां, पटना में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान एक शख्स की हत्या कर दी। लॉकडाउन में बेखौफ अपराधी, डर में जनता। घर बिकाऊ है क्योंकि अपराधियों ने जीना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि खुलेआम चांद नाम के व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी और डर में जी रहे घर वाले घर बेचने के लिए लगा चुके हैं नोटिस। आखिर लॉकडाउन में भी कानून की धज्जियां उड़ाना, किसी की खुलेआम हत्या कर देना क्या देश के लिए खतरनाक नहीं है? या इस नोटिस को पढ़िए, इसे घर वालों ने ही लगाया है, वो डरे हुए हैं। अपराधियों की वजह से वो लोग खौफ में हैं, क्योंकि इस परिवार के एक शख्स की खुलेआम हत्या कर दी गई। यह मामला इसीलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा है। ऐसे में एक खास वर्ग के लोग पहले लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं और फिर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। खुलेआम गोलियां तक चलती है। दरअसल पटना में हुई यह घटना कई सवाल खड़े करती है। आगे हम आपको इन सवालों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पूरी घटना को एक बार समझिए। पटना के खाजे कलां थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। एनसीसी के कैडेट्स को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, तो इन लोगों ने उनके साथ ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो फिर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों ने फायरिंग कर दी और चांद सहित कई लोग भागकर पड़ोस के घर में छिप गए। जब घर के मालिक गोपाल प्रसाद सहित बाकी लोग घर से उन्हें जाने के लिए कहने लगे तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। फिर घर से निकलकर चांद ने फायरिंग की और गोली सन्नी गुप्ता को लग गई। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इसके बाद आरोपी चांद फरार हो गया। एनसीसी वाले कुछ कैंडिडेट लोग होते हैं ना, जो लाठी उठी लेकर, वो हमारे गली में पेट्रोलिंग करने आए थे लॉकडाउन का पालन कराने के लिए। उसी दौरान गली में एक माहौल बना था कि पुलिस लोग हम लोग पे अत्याचार कर रहा। पुलिस लोग ने लाठीचार्ज किया, जो बहुत भीड़ लगा हुआ था गली में, तो लोग इधर उधर भाग गए। इसी दौरान मोहम्मद चांद, जो जिसने गोली चलाई है, मेरे भाई पे हत्या किया, और उसके एक भाई और उसके पिता और 2-3 लोग और थे। भागने के क्रम में मेरे घर में घुस गए। घर में घुसे तो हम लोग ऊपर से नीचे गए देखने के लिए। उनका विरोध किया कि अंदर मत घुसिए, इससे माहौल अथी हो रहा है, पुलिस हम लोग पे टारगेट हो जाएगा। तो उसको लगा कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो पूरा बोलने लगा कि तुम लोग आरएसएस वाला हो, बीजेपी वाला हो, समर्थन करते हो, ऐसे वैसे, ये सब का मन बढ़ गया है। भैया से ज्यादा उलझ गए थे वो, बोलते हुए कि आज इस सब का काम कर ही देते, मतलब इस पर बहुत ही लोग का मन बढ़ गया। उतने में मोहम्मद चांद गोली पिस्तौल पहले से ही रखा हुआ था, तो गली के बाहर निकाला और मेरा भैया सोचा कि रेलिंग पे देखते कि क्या हो रहा है नीचे, मतलब कि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, मतलब पूरा तो जैसे ही भैया रेलिंग की तरफ ताका ना, उतने में मोहम्मद चांद ने गोली चला दिया। सनी के घर वालों का कहना है कि आरोपी चांद उन्हें पहले भी परेशान करता रहा है। दहशत तो पहले से ही था, मतलब हम लोग के परिवार में जो भाभी का जहाँ ससुराल, मतलब मायके वाले पहले ही बोल दिए थे कि एरिया ठीक नहीं है, घर को बेच दीजिए। लेकिन पुश्तैनी मकान था, बहुत पुराना मकान है, तो कहाँ जाते हैं। लेकिन ऐसा हो गया, तो फिर अब जब ऐसा कांड हो गया तो अब
रहना यहाँ सेफ नहीं ना है। आज ना पुलिस प्रशासन सब साथ है, फिर साल 2 साल बाद फिर छूट जाएगा, फिर कुछ कांड कर देगा तो हम क्या करेंगे। इधर मृतक की पत्नी की मांग है कि अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। हमको बस कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो मेरे पति को मारा है उसको बस फांसी लगना चाहिए। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि 6 अपराधियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्य अपराधी चांद सहित सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है पहले ही उसी दिन हो चुकी थी और उसमें जो मुख्य आरोपी था मोहम्मद चांद, उसकी गिरफ्तारी जो है हुई है। तो नीचे से ये फायरिंग हुई थी और वो लड़का ऊपर खड़ा था तो उसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल मुख्य आरोपी चांद पर पहले भी कई अपराधों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। आरोपी चांद पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी चांद पीड़ित परिवार को पहले भी परेशान करता रहा है। लेकिन पटना में जिस तरह से सन्नी गुप्ता की हत्या की गई वो कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम पटना पुलिस और प्रशासन दोनों पर ही सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लॉकडाउन के माहौल में भी वो खुलेआम अपराध करते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में एक विशेष वर्ग की ओर से जिस तरह से लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो वाकई में बेहद चिंताजनक है। ब्रिजेश मिश्रा, पटना, जी मीडिया। तो लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं ब्रिजेश आपका ही रुख करता हूं। सुबह आपने देखा जिस वक्त आप परिवार के साथ मौजूद थे, पिता रो रो के कह रहे थे कि ये पॉइंटेड तरीके से हत्या की गई है, यहां पर चिन्हित किया गया उनके बेटे को, पत्नी यही कह रही थी। उसके बाद भी कुछ चेंजेस हुए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई पॉलिटिकल नैरेटिव में कुछ चेंज? देखिए जो एक प्रशासन से हमारी लगातार बातचीत हो रही है उसमें उनका यही कहना है कि ये एक्सीडेंटल मर्डर था, ये जानबूझकर मर्डर नहीं था। फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग, और सामने सनी गुप्ता आ जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन आपको सचिन ये बात गौर करनी चाहिए, और हमने वहां पे गौर किया कि वहां पे जब उनका घर था उसके ऊपर जो बालकनी थी आमने सामने, उस बालकनी में तमाम लोग थे। वहां पे उनके पड़ोसी थे उस बालकनी में, वहां पे उनके जो बूढ़े बुजुर्ग जो भी वहां पे रहने वाले थे, बाकी बालकनी में भी लोग थे। लेकिन गोली सिर्फ सनी गुप्ता को लगती है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और सीधे सनी, और इससे पहले जो कुछ मिनट पहले सनी गुप्ता के साथ विवाद भी हुआ था, उस घर में घुसा था मोहम्मद चांद, और विवाद के कारण तो वो ये आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अनजाने में हत्या नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर निशाना लगाकर और ये हत्या की गई है। और इसी को लेकर जो पुलिस का यही सफाई देना है कि भाई हमने जितने भी आरोपी थे, 6 आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उनको सजा होगी। लेकिन परिवार का कहना है कि इन पर हत्या का मुकदमा तो चलना ही चाहिए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, और साथ में जब अंतिम यात्रा, शव यात्रा निकलती है, उसमें पथराव दूसरे पक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आरोपी बनाया जाता है वो सनी गुप्ता की जो रिश्तेदार हैं, जो गवाह थे इस हत्याकांड के, उनको बनाया जाता है। तो ये एफआईआर वापस होनी चाहिए, और जो पीड़िता है, जो सनी गुप्ता की पत्नी है, ये नहीं है ना कि एक्सीडेंटल फायरिंग। अब आप उसके बाद के कॉन्सिक्वेंस देखिए। जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं ब्रजेश, वो ये होता है नरेंद्र तनेजा जी की पहले वहां पर यह परिवार कहता है कि उसे टारगेट किया गया, फिर उसके बाद उस बेटे की शव यात्रा निकलती, ऊपर से पथराव होता है वहां पर। वही लोग, वही ग्रुप जो इसके पीछे बताया जा रहा था कि हत्या में शामिल है, फिर उसके बाद ये तंग आकर के आज इसने बाहर ही कल से लगा लिया कि ये मकान बिकाऊ है, मकान बेचने को वो तैयार है। लेकिन पुलिस और प्रशासन और सरकार, सर आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं करना नजर आ रहा सर। नहीं, बिल्कुल मकान नहीं बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने देखा है जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे वो हमारी पूरी सरकार है या हमारी जो है मिली जुली सरकार है, वहां पे लॉकडाउन के इसमें देख रहे हैं आप, ज्यादातर आप जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल अच्छी है। अन्य राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा, जहां जहां हमारी सरकार है। बिहार के अंदर आपने जिक्र किया, मैं पूरा आपके ब्रजेश को भी सुन रहा हूं, उनकी रिपोर्ट को भी सारा ध्यान से सुन रहा हूं। अब वो क्या घटना हुई है वहां पे, जो है घटना का पूरा, अगर उसको कोई दूसरा रंग देने का कोशिश कर रहा है, उसकी भी तहकीकात की जाएगी। और उनको बिल्कुल कतई प्रश्न नहीं उठता उनको घर बेचने की, ये इस तरह का बिहार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस मामले को जो है सरकार पूरी तरह, मैंने आपसे आज प्रोग्राम में आने से पहले भी पता किया है, सरकार पूरी उसको अच्छे तरीके से देख रही है, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है,
और बिल्कुल परिवार को 100% न्याय मिलेगा, जो हमारे देश का धर्म है और देश का कानून है, कानून के अंतर्गत काम होगा। इसको और जो अब ये भी तहकीकात करी जाए कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक रंग तो नहीं है क्या, इस वजह से तो टारगेट नहीं करा गया कि वो एक खास वर्ग के थे, तो ये सारी चीजों की वो करी जाएगी और जो भी न्याय होगा वो परिवार को मिलेगा और उनको कतई अपने घर से जाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। पूरा कानून, सरकार, प्रशासन सब 100% उनके साथ है। इस तरह से हो ही नहीं सकता। इस तरीके से किसी भी ऐसे प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिली जुली सरकार है, या होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बारे में आप देखेंगे शाम तक जो है सरकार और पुलिस आपके सामने और स्पष्टीकरण और विस्तार से इसका डिटेल लेके आएगी। लेकिन जहां कोई अन्याय हुआ है उसको पूरी तरीके से देखा जाएगा और परिवार के साथ 100% न्याय होगा। अजय वर्मा, मेरा सवाल यह है कि अब तक अगर एक कुछ और वाकया होता, ये क्यों कोशिश की जा रही है कि कम से कम इससे धार्मिक एंगल जो है किसी तरीके से धार्मिक एंगल मिल जाए, या फिर सिर्फ एक जो है लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट बता दिया जाए, जबकि परिवार लगातार कह रहा है कि उनके परिवार को टारगेट किया गया और वहां पर हिंदू फैमिलीज जो है पलायन कर रही हैं, फिर भी जो है एक बहुत बड़ी ब्रिगेड हमने देखा कि बिल्कुल चुपचाप बैठी है। सर मैं से हिपोक्रेसी ना मानूं तो क्या मानूं? अजय वर्मा, देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की तो प्रॉब्लम है, ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन मैं आदरणीय तनेजा जी मेरे साथ अक्सर और टीवी पे बैठते हैं, मैं उत्तर प्रदेश तो इनका पूर्ण शासन है। एटा में 5 एक ही परिवार के लोगों की हत्या हो जाती है लॉकडाउन के बीच, जिसमें 2 छोटे बच्चे और 3 बड़े लोगों की हत्या हो जाती है। और पिछले दिनों से किसी भी चैनल पर उसको ना प्रमुखता से चर्चा की जा रही है, ना परिचर्चा की जा रही है। बच्चे और उत्तर प्रदेश के लोगों की हत्या क्या सामान्य बात है? क्वेश्चन मार्क है मेरा इस सरकार के ऊपर और प्रदेश की सरकार के ऊपर। लॉकडाउन तो लॉकडाउन सारे हिंदुस्तान में है, और हत्या तो चाहे छोटे बच्चे की हो या बड़े की हो, हत्या है। लेकिन खास करके ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर अभी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में मैंने सर उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की बात करने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं सर, उस परिवार के लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए जो कह रहा है कि सनी गुप्ता नाम था इस कारण से मार दिया। उस परिवार के लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए जिसने बाहर पर पोस्टर लगा दिया क्योंकि बतानी तो पड़ेगी, एक नया कैराना बनने के चक्कर में है और वहां से उन्हें घर छोड़ना पड़ रहा है। सर ऐसा है कि सेलेक्टिव मत कीजिए चीजों को, बताने जा रहा हूं, सेलेक्टिव मत कीजिए सर। मुझे एक पत्नी बैठी है जिसका सुहाग उजड़ गया, उसके 2 छोटे से बच्चे हैं सर। अजय कुमार जी, मैं कहता हूं कि सवाल उठेगा सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, लेकिन कम से कम सवाल तो उन चीजों पर भी उठेगा ना जो केसेस दर केसेस, और मैं सही तौर पर खुले पे कहता हूं कि सरनेम देख करके चीजों को अलग कर देते। सचिन जी मैं अजय कुमार एक सेकंड आता हूं सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। अजय कुमार का कमेंट, कोई भी हो कहीं का हो उसको अरेस्ट करिए और जिम्मेदारी फिक्स करिए, ये सरकार। सचिन जी मैं ये कह रहा हूं, फेल्योरिटी है। बोलिए अजय कुमार। सरकार की फेल्युरिटी है। आखिर वो कौन ताकतें हैं जो इस तरह के ताकतों को हवा दे रही हैं? ट्वीट करके, सारी खबरें बढ़ा करके, लॉकडाउन का विरोध करके। आप वो भी बात तो कहिए ना अजय जी, क्यों आप विपक्ष के लोग बैठे हुए एक पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय के लोगों को यह समझा रहे हैं कि बाहर निकलना खतरा नहीं है? प्लीज यहाँ बैठ के देश के हालात देखिए। 900 से सर्टिफिकेट हमको बांटने की क्या जरूरत है? पूरा देश देख रहा है आपका। संक्रामित है। आप क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? सरकार द्वारा जो अनुमोदन किए गए हैं गाइडलाइंस, उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं शिक्षित कर रहे हैं लोगों को? मोहन भागवत जी ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो पूरे वर्ग को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, और आप लोग इसको हर वक्त धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति का प्रयास करा रहे हैं। जी नहीं, धार्मिक टाइम देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यह देश इस वक्त युद्ध में संलग्न है और आपको राजनीति दिख रही है। आखिर इस तरह के तत्वों को जहां सरनेम देख करके हमला किया जा रहा है, ताकत कहां से मिल रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है क्या कि आप हत्या करवाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है, आप हत्या करा रहे हैं। नहीं, हम हत्या नहीं होने देंगे। और 6 लोग अंदर हैं, और ऐसे तमाम ताकतों को बिल्कुल सामने जब हो जाएगी। लेकिन दानिश रिजवान, मेरा सवाल तो सीधा साफ है ना, हम करते रहेंगे राजनीतिक बयानबाजी। दानिश रिजवान, हम करते रहेंगे राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन उस परिवार का क्या करेंगे जो कि लगातार इस घटना को रिपोर्ट करता रहा, दिखाता रहा, और अब खबर दिखाए जाने के बावजूद भी ना वहां पर कोई गया है। और अब भी प्रशासन यही कह रहा है, पत्थरबाजी हुई थी, प्रशासन यही कह रहा है कि भैया कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, गलती से गोली चल गई। देखिए 2-3 चीजें बहुत साफ। जिस इलाके की घटना है वहां के भारतीय जनता पार्टी के
जो विधायक है वो बिहार सरकार में खुद मिनिस्टर है, वहां के जो सांसद है वो केंद्र सरकार में मंत्री है, तमाम जो अमला है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी का है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, सरकार सब कुछ होने के बावजूद कुछ आपराधिक तत्वों के लोग जाकर किसी की हत्या कर कैसे देते हैं और ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की गंगा बह रही है, सुशासनीय राज्य है और यहाँ एक नागरिक को राज्य छोड़ के जाने की बातचीत हो रही, वो अपने घर बेचने पर मजबूर हो गया है। आखिर ये कैसा सरकार है जब इतना कुछ होने के बावजूद हिंदू अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रहा है? तो मुझे लगता है कि बिहार की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये हर भाषणों में कहते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं। और दूसरी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार से ही गिरिराज सिंह आते हैं, पूरे देश के हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन एक हिंदू का परिवार पलायन पे मजबूर हो गया है, उस दिलाने में मजबूर हो गया है जहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जहां का सांसद भारतीय जनता पार्टी का है और ये फिर भी रो रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? मैं अविलंब में मांग करता हूं कि जो सरकार हिंदुत्व और हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती है उसे अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बयान करते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा की बातचीत करते हैं और जब हिंदुओं पर हमला होता है तो ये खामोश होते हैं। ठीक दानिश, ठीक है। एक सवाल जो है मैं विक्रम सिंह से पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद मैं लास्ट कमेंट आता हूं। मैं तनेजा लास्ट कमेंट आपसे लेकर के जाऊंगा। विक्रम सिंह साहब, आपने पूरी कहानी सुनी, मैं चाहता था कि आपका कमेंट इस कारण से मैं लास्ट में रखूं। पहले तो घटना रिपोर्ट हो जाती है और घटना में एक सेक्शन जो है उसको लगातार ये पोर्ट्रे करता है कि नहीं भैया गोली चली थी, वो कह रहे गोली नहीं चली थी, चिन्हित किया गया था। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसी यहां तक कि पत्थर भी होता है शव यात्रा पर, और अब वो घर के बाहर बोर्ड लगा लेता है कि भैया यहां रहने लायक अब जगह है नहीं, क्योंकि माइनॉरिटी हो गए हैं वो। सचिन जी, ये पुलिस का बयान निहायत गैर जिम्मेदाराना है। लॉकडाउन के दौरान गोली कैसे चली, लाइसेंसी हथियार था या नाजायज था, दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदारी उसकी है जिसने गोली चलाई, चाहे निशाना लेके या बिना निशाना लिए हुए। लॉकडाउन का मजाक बनाते हुए गोली चली है और चांद के बारे में शोहरत आम यह है कि यह पुराना दुराचारी हिस्ट्री शीटर है और पहले भी एक बड़ी लंबा इतिहास रहा है कटुता का, वैमनस्य का। तो इसके ऊपर पुलिस ने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? और सिर्फ गिरफ्तारी करना सचिन जी ये पर्याप्त नहीं है, इनके ऊपर रासुका और जो हथियार था बरामद हुआ कि नहीं हुआ, और जो मृतक है उसके घर को अब तक इनको पुलिस चौकी खोल देनी चाहिए तो उनके घर के बाहर, क्योंकि अभी और आक्रमण होंगे इनके परिवार के। लास्ट कमेंट नरेंद्र तनेजा, किसकी जिम्मेदारी सर, किसकी जवाब दे? क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ठीक है उनकी हिपोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाइए, लेकिन वो सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर उठा रहा है कि विधायक से लेकर के सांसद तक क्या किया जाएगा। नहीं, देखिए सरकार तो हमारी है, तो जिम्मेदारी तो हमारी है, इसमें इसको कोई नकार नहीं रहा, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा वो ताकतें जो ऐसी जब बात होती है तो चुप हो जाते हैं, पीछे से जो है हवा देते हैं उसको, और ऐसे लोगों के बारे में उनको दूसरे रंग लेकर के आ जाते हैं। वहां कोई एटा पहुंच जाता है तो कोई कहीं पहुंच जाता है। देखिए प्रश्न, इसको कोई रंग देने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपराधी वो व्यक्ति है, जैसे बताया हिस्ट्री शीटर है वो इस तरीके का, और साथ में उसके बाद में जो है उसमें आपको जो है जहर फैलाने की भी कोशिश की जा रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विक्रम सिंह जी की बात बिल्कुल मैं सहमत हूं। वहां पे पुलिस जो है आप देखेंगे शाम तक इंतजार उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब परिवार से बात होगी, ब्रिजेश दोबारा जब आप जाएंगे, जैसे आपने कहा था कि दोपहर को भी वहां कहने की माहौल बिगड़ने लगा था, कम से कम इस खबर का असर होगा। सरकार और जो लोकल थाना है और जो एसपी है और जो बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आएंगे। और ऐसा क्वेश्चन कम से कम यहां पर उस परिवार को हमने आश्वासन दिया था कि घर आपको नहीं बेचना पड़ेगा, पूरे तरीके से सुरक्षित रहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.